हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों आप इसे देखिए, ये है नामीबिया का मैप। इस देश का क्षेत्रफल 8,24,292 स्क्वायर किलोमीटर का है। इस विशाल क्षेत्रफल के साथ नामीबिया दुनिया का 34वां सबसे बड़ा देश है। लेकिन दोस्तों इतना विशाल होने के बावजूद इस देश की जनसंख्या कितनी है पता है? चलिए अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए। क्या लगता है 5 करोड़, 10 करोड़ या 15 करोड़? आप जान के दंग रह जाएंगे कि इतने विशाल देश की जनसंख्या केवल 26 लाख है। अब सवाल उठता है कि एक तरफ जहां अफ्रीका के छोटे से छोटे देश की जनसंख्या करोड़ों में है, ऐसे में इतना विशाल देश होने के बावजूद इस देश की जनसंख्या इतनी कम क्यों है? आइए जानते हैं सब कुछ इस ज्ञान से भरपूर वीडियो में। दोस्तों इस मैप को देखिए। मैप में जो डार्क स्पॉट दिख रहे हैं, यहाँ नामीबिया की लगभग पूरी आबादी रहती है। बाकी पूरा का पूरा देश खाली पड़ा है। नामीबिया कितना खाली है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये दुनिया का दूसरा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश है। यहाँ पे हर स्क्वायर किलोमीटर में केवल 3 लोग रहते हैं। जनसंख्या घनत्व के मामले में नामीबिया बस मंगोलिया से पीछे है। लेकिन दोस्तों मंगोलिया में जनसंख्या घनत्व इतना कम होने के पीछे वजह भी है। मंगोलिया चाइना और रशिया के सैंडविच की तरह दबा हुआ देश है। जहाँ चाइना की ओर से विशाल गोबी रेगिस्तान है, तो रशिया की ओर से ठंड से जमा देने वाला साइबेरिया का शीत रेगिस्तान। इन सब कारणों की वजह से दोस्तों मंगोलिया का जनसंख्या घनत्व इतना कम है। वैसे इसके अलावा भी एक कारण है जो मंगोलिया को इतना कम जनसंख्या घनत्व वाला देश बनाता है। दरअसल दोस्तों मंगोलिया एक लैंडलॉक देश है। लेकिन क्या सच में लैंडलॉक होने से किसी देश की जनसंख्या कम रहती है? ऐसा जरूरी तो नहीं है। लेकिन आप दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए जहां समुद्री तट है, आपको इस देश की ज्यादातर आबादी समुद्री तट के नजदीक मौजूद शहरों में ही देखने को मिलेगी। ओके, तो लैंडलॉक देश में आबादी कम रहती है। मगर नामीबिया तो लैंडलॉक देश नहीं है, क्योंकि मैप में तो नामीबिया की एक विशाल समुद्री सीमा दिखाई पड़ रही है। हाँ, समुद्री सीमा दिखाई तो दे रही है और ये असल में है भी। नामीबिया के पास दोस्तों 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा एक विशाल समुद्री तट है। लेकिन इतना लंबा तट होने के बावजूद नामीबिया एक लैंडलॉक देश ही है। आपको लग रहा होगा मैं पागल हो चुका हूँ, क्योंकि एक तरफ तो मैं कह रहा हूँ कि नामीबिया के पास 1500 किलोमीटर से लंबी समुद्र सीमा है और दूसरी तरफ कह रहा हूँ कि नामीबिया एक लैंडलॉक देश है। दोस्तों मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसके पीछे एक वजह है और वो है नामीबिया के उत्तर से लेकर दक्षिण समुद्र तट से सटा ये संकरा मगर लंबा नामिब रेगिस्तान। फ्रेंड्स आपने वो तस्वीरें तो देखी ही होंगी जहाँ विशाल समंदर से रेगिस्तान मिल रहा है। हाँ, तो वो जो तस्वीर है वो इसी नामीबिया की ही है, जहाँ अटलांटिक महासागर से नामिब रेगिस्तान मिलता है। दोस्तों नामिब रेगिस्तान बड़ी ही अनोखी जगह है, या कह लीजिए कि दुनिया के सबसे अलग रेगिस्तानों में से एक है। नामिब दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान तो नहीं है, लेकिन ये दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान है। कुछ रिसर्च में मिली जानकारियों के माने तो नामिब रेगिस्तान का अस्तित्व डायनासोर्स के समय से बताया जाता है। सबसे पुराना होने के साथ ही नामिब दुनिया के सबसे सूखे रेगिस्तानों में से भी एक है। एक अनुमान के मुताबिक ये कम से कम 5.5 करोड़ सालों से सूखा है। इतना सूखा होने के बावजूद इस रेगिस्तान का जो तटीय हिस्सा है जो अटलांटिक महासागर से मिलता है, उस हिस्से में पूरे नामीबियन समुद्री तट पर साल में 180 दिनों तक घना कोहरा छाया रहता है। स्वकोपमुंड सिटी और उसके आसपास की कुछ जगहें तो दोस्तों ऐसी हैं जहां साल के 365 में से 300 दिन कोहरा छाया रहता है। लेकिन सवाल उठता है कि नामिब डेजर्ट तो पिछले करोड़ों सालों से सूखा पड़ा है, फिर ये कोहरा कहां से आता है? जवाब है दोस्तों बेंगुएला करंट, जो ठंडी हवा के लिए बहती है, जो अटलांटिक महासागर की गहराई से उठती है और साउथ अफ्रीका से होकर नामीबिया के समुद्री तट से होते हुए आगे अंगोला की ओर बढ़ जाती है। नामीबिया में ये ठंडी बेंगुएला करंट्स अटलांटिक ओशन के तट के नजदीक नामिब रेगिस्तान से बहने वाली गर्म हवा से मिल जाती है। गर्म हवा और ठंडी बेंगुएला करंट्स के इस मिलाप के कारण ही नामिब रेगिस्तान के किनारे घना कोहरा छाया रहता है। अब आप सोचोगे यार कोहरा ही तो है, इसमें कौन सी नई बात है? हमारे देश में तो भाई ये नॉर्मल सी बात है, खासकर उत्तर भारत में, और वो भी भाई सर्दियों के मौसम में। लेकिन दोस्तों नामीबिया में तैयार होने वाला ये कोहरा अलग है। पता है क्यों? क्योंकि दोस्तों इस कोहरे की वजह से कई बड़े बड़े जहाज इसके तट से टकरा चुके हैं और रेगिस्तान की रेत में फंसे रह गए। और मैं यहाँ पर 1 या 2 बड़े जहाजों की बात नहीं कर रहा हूँ, ना 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 ना, यहाँ पर हजारों बड़े बड़े जहाजों का मलबा बिखरा पड़ा है। इनमें से दोस्तों कई जहाजों में मौजूद कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 2 जहाज एक्सीडेंट में बच तो गए, लेकिन उन्हें नामिब रेगिस्तान के सूखेपन और गर्मी ने मार दिया। ये समुद्र दोस्तों इतना खतरनाक है कि आपको यहाँ पर हजारों प्राणियों के स्केलेटन देखने को मिल जाते हैं। कई बार तो इंसानी स्केलेटन तक दिख जाते हैं, इसलिए इसे स्केलेटन कोस्ट भी कहा जाता है। और यही कारण है कि कुछ चुनिंदा जगहों को छोड़कर नामीबिया का तटीय इलाका पूरी तरह खाली है। रेगिस्तान रेत के कारण दोस्तों यहाँ का समुद्री किनारा गहरा नहीं है, जिस कारण नामीबिया में एक पोर्ट तक बनाया नहीं जा सकता। इस पूरे समुद्री तट पर वेल्विस बे ही एकमात्र बड़ा नेचुरल डीप वाटर पोर्ट है। ये पोर्ट दोस्तों वेल्विस बे सिटी में है। वेल्विस बे नामीबिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और सबसे बड़ा तटीय शहर है। वेल्विस बे पोर्ट ही नामीबिया का ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभालता है। ये साउथ अफ्रीका और उसके आगे जाने के लिए एक मेजर गेटवे है। यहाँ पर कई जहाज
यहाँ मेंटेनेंस और आराम करने के लिए रुकते हैं, जो नामिब सरकार को अच्छा खासा पैसा कमा के देते हैं। चलिए ये तो समझ लिया कि दुनिया से बिल्कुल ही अलग आखिर नामीबिया का समुद्री तट खाली क्यों पड़ा है। लेकिन दोस्तों मिडिल पार्ट का क्या? आप जैसे जैसे समुद्री तट से अंदर की ओर बढ़ेंगे टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, आपको ह्यूमिडिटी महसूस होने लगेगी, जो दर्शाता है कि नामीबिया के मिडिल पार्ट में बारिश होती है। दरअसल नामीबिया का मिडिल पार्ट ऊंची ढलानों से बना है, जो अटलांटिक महासागर से बहने वाली नम हवाओं को ऊपर से आने देता है और गर्म हवा को रोक भी लेता है, जिससे इस मिडिल पार्ट में बारिश होती है। नामीबिया की राजधानी विंडहोक भी इसी मिडिल पोर्शन में नामीबिया के बीचों बीच मौजूद है। विंडहोक राजधानी होने के साथ साथ यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। नामीबिया के ऊपरी पूर्वी कोने में ओवम्बोलैंड, कवांगो और कैप्रीवी क्षेत्र स्थित है। यहाँ देश के बाकी हिस्सों की तुलना में दोस्तों काफी ज्यादा बारिश होती है और इस प्रकार इस क्षेत्र की विशेषता नदियों, दलदलों, घनी झाड़ियों और ह्यूमिड क्लाइमेट से होती है। यहाँ गर्मी में टेम्परेचर मैक्सिमम 35 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जबकि सर्दियों में टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा 28 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों कभी कभी 1 डिग्री सेल्सियस तक गिर भी जाता है। दक्षिण में नामीबिया साउथ अफ्रीका से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। नामीबिया के दक्षिण में ही फेमस कालाहारी रेगिस्तान मौजूद है। कालाहारी वास्तव में एक रेगिस्तान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कालाहारी रेगिस्तान में इतनी बारिश होती है कि यहाँ पर रह रहे पशु पक्षियों और पेड़ पौधों पर इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। इसलिए कई लोग इसे एक पूरा रेगिस्तान न मानकर एक अर्ध रेगिस्तान या सेमी डेजर्ट मानते हैं। कालाहारी का ये इलाका सिर्फ नामीबिया तक सीमित नहीं है, ये साउथ अफ्रीका और बोट्सवाना तक फैला हुआ है। नामीबिया के ज्यादातर इलाकों की तरह ही यहाँ भी मौसम सर्टेन नहीं होता। सर्दियाँ रात में ठंडक से नीचे का तापमान ले सकती है और साथ ही सुबह सुबह ठंडी हवा भी दे सकती है। हालांकि दिन के समय टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। यहाँ का मौसम अनसर्टेन हो, रेगिस्तान हो, ढलाने हो, मगर नामीबिया के हर क्षेत्र में एक बात बड़ी कॉमन है, यहाँ खेती करने के लिए ना के बराबर जमीन मौजूद है। बावजूद इसके नामीबिया की 1/3 आबादी खेती पर निर्भर है। आप ही सोचिए ना, जहाँ खेती करने के लिए ना के बराबर जमीन उपलब्ध है और वहाँ की 30% से ज्यादा आबादी उसी बंजर क्षेत्र पर अगर निर्भर है, तो लोगों का पेट भैया कैसे पलेगा? और पेट नहीं पलेगा तो लोग जिंदा कैसे रह पाएंगे? दूसरी ओर दोस्तों इस देश में देखिए नदियाँ बहुत ज्यादा हैं और जो है उनमें से ज्यादातर नदियाँ साल भर नहीं बहती, वो उसी वक्त बहती है जब वहाँ मूसलाधार बारिश होती है, वरना सूखा ही रहता है। और आई थिंक यही कारण है कि नामीबिया की आबादी इतनी कम है, क्योंकि सैकड़ों सालों पहले लोगों ने नामीबिया की इस हार्श कंडीशन को देखकर यहाँ पर रहने की आस छोड़ दी होगी। अब ये सब देखने के बाद आप हो सकता है सोचे कि नामीबिया तो एक बेजान देश है, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। क्यों? देखिए भाई, इसका पहला एग्जांपल तो आपको अपने देश में ही मिल जाएगा, यानी कि भारत में। आपको ये तो पता ही होगा कि पिछले साल हमारे देश में चीते लाए गए थे। वो कहाँ से लाए गए थे पता है? जी हाँ, इसी नामीबिया देश से। नामीबिया में भले ही कई सूखी बेजान खेती न करने लायक जगहें हों, मगर यहाँ का मौसम दुनिया के कुछ बड़े, यूनिक और आकर्षक वाइल्ड एनिमल्स को सूट करता है। और इसीलिए दोस्तों आपको चीता, गेंडा, हाथी, इनमें भी रेगिस्तानी हाथी जो सिर्फ नामीबिया में ही पाए जाते हैं, ये सब जानवर आपको देखने को मिलते हैं। नामीबिया की इसी खासियत का लुत्फ उठाने लाखों की संख्या में सैलानी विजिट करते हैं। यहाँ पर हॉलीवुड की बड़ी बड़ी मूवीज भाई फिल्माई जा चुकी हैं। इन सबसे नामीबिया की सरकार भारी मुनाफा कमाती है। लेकिन इन सबसे बढ़कर नामीबिया के पास एक ऐसा हथियार है जो बाहर देश के लोगों को नामीबिया में आने और यहाँ बसने के लिए अट्रैक्ट कर सकती है। वो हथियार है नामीबिया के नेचुरल रिसोर्सेज। फ्रेंड्स, नामीबिया एक नेचुरल रिसोर्सेज रिच कंट्री है। इस देश में हीरे की बड़ी बड़ी खदानें हैं। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जैसे भारत ब्रिटिशर्स की कॉलोनी हुआ करती थी, उसी तरह नामीबिया जर्मनी की कॉलोनी हुआ करती थी। 19th सेंचुरी तक इंडिया और ब्राजील ये दो ही ऐसे देश थे जहाँ पर हीरे पाए जाते थे। लेकिन 1860 के आसपास साउथ अफ्रीका में जब हीरे के डिपॉजिट्स मिले, तब पूरे अफ्रीका में हीरे के डिपॉजिट्स खोज निकालने के भाई साहब होड़ मच गए। नामीबिया साउथ अफ्रीका का पड़ोसी होने के कारण जर्मन्स को लगा कि अगर साउथ अफ्रीका में हीरे मिले तो नामीबिया में भी मिल सकते हैं। 20वीं शताब्दी में 80,000 नामीबियन लोग की हत्या से शुरू हुई हीरे की कहानी। इस वक्त दोस्तों जर्मन लोगों ने हीरे के डिपॉजिट्स खोज निकाले और ऐसी कई जगहों के बारे में बताया जहां हीरे के डिपॉजिट्स मौजूद हो सकते हैं, मगर वहां से हीरे निकाल पाना एक बेहद ही मुश्किल काम था। समुद्री तट से सटे रेगिस्तान के टीले उन्हीं जगहों में से एक थे। आगे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, नामीबिया में ऐसी कई जगहें मिली जहां हीरे के डिपॉजिट्स मिले। हीरे के इन्हीं डिपॉजिट्स के कारण वॉल्यूम के हिसाब से आज नामीबिया दुनिया का 8वां सबसे बड़ा निर्यातक देश बन चुका है। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा डिमांड में चल रही चीज यूरेनियम के निर्यात में भी नामीबिया दुनिया के टॉप देशों में शामिल है। दुनिया का 10% यूरेनियम नामीबिया अकेला प्रोड्यूस करता है। देश जैसे जैसे विकास की राह पर दौड़ रहे हैं, उनकी ऊर्जा की जरूरतें तेजी से बढ़ रही है और ये देश न्यूक्लियर एनर्जी का ऊर्जा उत्पादन
हेतु बड़े स्तर पर उपयोग कर रहे हैं, जिसके लिए यूरेनियम की डिमांड भी उसी रफ्तार से बढ़ रही है और इसलिए नामीबिया इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से बटोरने में लगा हुआ है। well, दोस्तों आपको क्या लगता है, हीरो की यूरेनियम की खोजों से आकर्षित होकर बाहरी देशों से लोग नामीबिया में आकर बसेंगे? कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। टिल देन